हेलो दोस्तों, टेक टॉक के पहले एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम आफ्ताब है और मेरे मेरे को होस्ट हैं गुल मोहम्मद। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पॉडकास्ट सीरीज़ जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। हम आपको मिलवाएंगे इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोगों से जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कि वो किस तरह इंडस्ट्री में, मार्केट में काम कर रहे हैं, किस अंदाज से काम कर रहे हैं और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। इस चैनल को उर्दू में करने का मकसद ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के और जहाँ जहाँ पे भी उर्दू या हिंदी बोली और समझी जाती है, ताकि उनको आसानी हो समझने में टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिस तरह लोग उसमें किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग उसमें काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गुल। वालेकुम अस्सलाम। जी तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो लारावाल से मुतल्लिक है। लेकिन हम इस बहस को सिर्फ लारावाल तक महदूद नहीं रखेंगे। हम इसके अलावा, लारावाल के अलावा मुख्तलिफ और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, जिस तरह माई एसक्यूएल हो गया, मोंगो डीबी हो गया, या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस तरह गोलैंग हो गई, लोआ, इंजन एक्स वगैरह। हम पूरा जो इकोसिस्टम है वेब, ख़ास तौर पे जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ होती हैं, और हम आपको डिफरेंसेस भी उसके अंदर हम बताएंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी डिफरेंसेस हैं, कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी लैंग्वेज कब और किस टाइम पे यूज़ करनी चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक को हमने चुना है वो है लारावाल, और लारावाल में भी स्पेसिफिक हम राउटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो PHP इतनी एक पॉपुलर लैंग्वेज है और तकरीबन 70% वेब के ऊपर यूज़ हो रही है, लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये लैंग्वेज जो है इतनी बहुत बेसिक लैंग्वेज है, क्लीन कोड नहीं लिखा जाता इसके अंदर, और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ राय रखते हैं। लेकिन तकरीबन PHP जो है वो 25 साल पुरानी लैंग्वेज है और वक्त के साथ साथ इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। मुख्तलिफ फीचर्स इसके अंदर नए ऐड हुए हैं, परफॉर्मेंस इसकी बहुत इम्प्रूव हुई है, स्पेशली जो ख़ास तौर पे जो PHP 7 है और 7 के बाद जो और वर्जन्स आए हुए हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लैंग्वेज में आई हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फ्रेमवर्क्स या क्लीन कोड के हवाले से अगर आप देखें तो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स PHP में बने हैं और जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। 2 उसमें फ्रेमवर्क्स या 3 उसमें ख़ास तौर पर काफ़ी जिसकी वजह से PHP को पहचाना जाता है, वो है लारावाल, सिम्फनी और स्लिम। इससे पहले जेन फ्रेमवर्क भी था, लेकिन बहरहाल जो सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है वो है या प्रोमिनेंट है वो लारावाल और सिम्फनी है। तो इसके अलावा अगर आप लोग देखें कि जो लारावाल है वो इवॉल्व हुआ है। पहले इसका वर्जन 3 था, फिर 4 था, अब फिर 5, और अब उसका जो वर्जन है वो 8 नया वर्जन रिलीज हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बात बताना भूल गया कि लैंग्वेजेस के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इकोसिस्टम होता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने का, ख़ास तौर पे जो प्रोसेसेस हैं जो कि हम लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उस इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करें। इकोसिस्टम में क्या आता है, आप सोच रहे होंगे। इकोसिस्टम में कोड लिखना तो
एक फेज़ होता है, एक प्रोसेस का हिस्सा तो होता है, लेकिन कोड लिखने से पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको पहले देखना होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं वो यूज़ होते हैं या एप्लीकेबल हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जब आप कोड लिख चुके होते हैं तो उसका आपने ये तय करना होता है कि जो कोड है क्या वो वैसा ही काम कर रहा है या जैसा कि आपने उसको सोचा था या आपने लिखा था। तो उसके लिए हम यूनिट टेस्ट हम लिखते हैं। फिर अगर आप किसी बड़ी एप्लीकेशन या एंटरप्राइज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसके डिप्लॉयमेंट के मरहले से आपको गुजरना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट और वो भी चूँकि आपको अगर आपके पास बड़ी एप्लीकेशन होती है तो उसमें आपने तय करना होता है कि ये देखना होता है कि किसी छोटी चीज़ की वजह से आपका कोड ब्रेक ना हो जाए। तो यूनिट टेस्ट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राउटिंग और इंट्रोडक्शन टू लारावाल है, और उसमें हम फिर राउटिंग को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, इस एपिसोड के लिए हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों ने लारावाल को ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, और अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, टॉपिक्स अवेलेबल हैं, या अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें तो डॉक्यूमेंटेशन से भी आप देख सकते हैं कि भाई लारावाल आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेफर्ड इन्वायरमेंट है, हम बजाते खुद लिनक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मैक यूज़ करते हैं और कुछ लोग विंडोज़, ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ पे आप वैम्प के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चीज़ें। वो हम एक सेपरेट उसके लिए एक टॉपिक रख लेंगे और हम उसको फिर डिटेल में हर इन्वायरमेंट को, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि आप लारावाल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने ऑलरेडी लारावाल को कॉन्फ़िगर किया होगा और आपको बेसिक्स का एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता हो। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको प्रोसेस से लेके जाता हूँ कि भाई हम डॉक्यूमेंटेशन से कैसे चीज़ों को आप पढ़ के और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है आपने। मतलब अगर आपने कोई भी नई चीज़ सीखनी हो तो बेहतर यही है कि आप स्टैक ओवरफ्लो को जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेसिफिक सोल्यूशन मिलते हैं। मतलब जो आपको एक प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन जो फ्लो होता है एप्लीकेशन का, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन से आपको आजकल कोई भी अगर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा लें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनके डेव्स ने काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई होती है, तो आपको वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाती है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन को एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे और हम वहाँ से चीज़ों को लेकर चलेंगे और हर एक टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं ज़रा अपनी स्क्रीन की तरफ। और ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, लारावाल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल कोड, जो विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट की जो ओपन सोर्स आईडी है। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, PHP स्टॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप प्रेफर्ड अपनी आईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गेटिंग स्टार्टेड से कि इंस्टॉलेशन आप कैसे कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन सर्वर रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम इसमें लेटेस्ट जो PHP का वर्जन है 7.4 वो हम यूज़ करेंगे। कौन कौन सी PHP की एक्सटेंशंस चाहिए वो भी सारी उसकी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है। लारावाल होमस्टेड एक वर्चुअल मशीन है जिसके थ्रू आप वैग्रेंट, अगर आपको आइडिया हो,
अगर ना हो तो हम किसी और एपिसोड में उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि वैग्रेंट क्या चीज़ है या वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। आजकल लोग ज़्यादातर डॉकर यूज़ करते हैं, वैग्रेंट जो है वो कम ही यूज़ होता है। लेकिन बहरहाल हम एक्सप्लेन करेंगे। लारावाल को इंस्टॉल कैसे करना है। पहले इसको दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कंपोज़र के थ्रू उसको इंस्टॉल करें। कंपोज़र क्या है, वो एक पीएचपी की डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है। अगर आपने जावा में काम किया हो तो ग्रेडल है जावा के अंदर, और मार्वल मुझे याद सॉरी मार्वन मुझे अब सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अपने पैकेज मैनेजर है। अगर आपने नोड में काम किया होगा तो npm है या यान जो पैकेज मैनेजर्स हैं वो यूज़ होते हैं। अगर आप पाइथन का बैकग्राउंड रखते हैं तो पाइथन में पिप या pip जो है पैकेज मैनेजर। इसी तरह PHP में कंपोज़र है पैकेज मैनेजर, जहाँ से आप अपनी डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर चुके होंगे तो आपके लिए वो लारावाल की कमांड इंस्टॉल कर लेगा। अगर आप ये देख रहे हो कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावाल इंस्टॉल, और फिर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना हो लारावाल न्यू ब्लॉग इस केस में बनाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कंफिगर किया हुआ है एपिसोड 1 के नाम से, जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। बहरहाल अगर कन्फिग्रेशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये पूरी डिटेल उसके अंदर बताई गई है कि लारावाल में कौन कौन सी कन्फिग्रेशन अवेलेबल है। लेकिन हम बेसिक्स की तरफ जाते हैं, और बेसिक्स में फिर हम राउटिंग की तरफ, सबसे पहले जो टॉपिक है वो राउटिंग है, तो हम इसलिए राउटिंग की तरफ जाएंगे। राउटिंग में अगर आप देख लें तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन पहले सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि राउटिंग है क्या चीज़, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि आप किन किन तरीक़ों से लारावाल के अंदर राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो राउटिंग क्या है, जब भी आप कोई URL टाइप करते हैं ब्राउज़र के अंदर तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब सर्वर के ऊपर अपाची कोई भी वेब सर्वर रन हो रहा होगा, अपाची रन हो रहा होगा, इंजनएक्स रन हो रहा होगा, या कोई भी अगर किसी आप नोड यूज़ कर रहे हैं या गोलैंग तो उनके अपने बिल्ट इन HTTP सर्वर्स हैं जो कि रन हो रहे होते हैं। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर टॉमकैट रन हो रहा होगा। तो जब आपके पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है तो वो आगे फॉरवर्ड करता है उसको एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर। तो इस केस में PHP है, और वो जो URL होता है आपका, वो फॉर एग्जांपल अगर आप टाइप करते हैं google.com /, या फिर मैं लारावाल को ही एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं कि भाई laraval.com/docs। अब /docs फॉर एग्जांपल एक राउट है, तो ये राउट जो है ये ट्रांसलेट होगा। ये जो एप्लीकेशन होगी आपकी वो उसको ट्रांसलेट करेगी, उसके अगेंस्ट कोई कंट्रोलर होगा जो कि डिस्पैच होगा। सॉरी राउट होता है, वो राउट जब डिस्पैच हो जाता है तो वो कंट्रोलर को कॉल करता है और उसके एक्शन को कॉल करता है। तो बहरहाल मज़ीद इसके क्वेश्चंस अगर आपके जहन में हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और मैं आपको उसके जो जवाब है मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो मैं दे दूँ। तो बेसिक राउटिंग लारावाल में कैसे होती है। जो बेसिक राउटिंग है लारावाल के अंदर वो क्लोजर के थ्रू होती है। अब क्लोजर क्या है, अगेन ये एक PHP का फीचर है। जो जावास्क्रिप्ट में भी क्लोजर होते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। PHP में एनोनिमस फंक्शंस जो है वो क्लोजर होते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो उसके वेरिएबल के स्कोप्स वगैरह हैं वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल होते हैं, और PHP में ज़रा डिफरेंट तरीके से हैंडल होते हैं। तो सबसे आसान तरीका कोई भी राउट बनाने का वो है क्लोजर। तो ऑलरेडी मैंने ये एप्लीकेशन, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसमें अगर आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि हमने ये राउट्स किन फाइल्स में डिफाइन करने, लारावाल हमें बिल्ट इन जो है किस जगह फाइल्स के बारे में बताता है कि आप राउट डिफाइन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है गुल ने। तो अगर हम यहाँ पे देखें फोल्डर स्ट्रक्चर, बल्कि मैं फोल्डर स्ट्रक्चर से ही शुरू कर देता हूँ कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे, जब आप पहली दफ़ा लारावाल की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है।
और उसके बाद में हम राउट कैसे बनाते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब भी अभी मैंने जो कमांड आप लोगों को दिखाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो थी ये वाली बेसिक राउटिंग। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी जो डॉक्यूमेंटेशन हमने खोली हुई थी, उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर हम वापस जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर और इंस्टॉलेशन के ऊपर, तो जब आप ने कंपोजर के थ्रू लारावाल का इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल कर लिया और आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, जब आप टाइप करेंगे लारावाल न्यू कोई भी प्रोजेक्ट, इस केस में मैंने एपिसोड 1 टाइप किया था तो मेरे पास एपिसोड 1 का प्रोजेक्ट बना है। अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर जो लारावाल जनरेट करता है वो कुछ यूं होता है। रूट फोल्डर के ऊपर अगर आप देखें तो ऐप, बूटस्ट्रैप, कन्फिग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्सेज, राउट्स, ठीक है, ये आपके पास अगर ये देखें राउट्स, स्टोरेज, टेस्ट और वेंडर। तो जो ऐप है उसमें आपकी जो एप्लीकेशन, जो बिजनेस लॉजिक होती है, जो आपने भी इम्प्लीमेंट करनी है, आप वो शामिल करते हैं। बूटस्ट्रैप में लारावाल जो है वो अपनी कुछ कैशे करता है, जो सर्विसेज वगैरह, सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह जो वो आप रजिस्टर करते हैं, या फिर राउट्स वगैरह जो आप पैकेजेस वगैरह जो आप रजिस्टर करते हैं, उसकी हम डिटेल में हम बात करेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। लेकिन इतना जान लें कि बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर जो है वो लारावाल अभी फिलहाल जनरेट करता है। जो तीसरा फोल्डर होता है वो है कन्फिग। कन्फिग में आपके एप्लीकेशन की या आपके प्रोजेक्ट की कन्फिग्रेशन होती है। अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करने हो एप्लीकेशन के अंदर, अगर आपने कोई मिडलवेयर रजिस्टर करने हो, तो आप वो यहाँ पे कन्फिग के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल app.php अगर आप खोल लें तो app.php के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि आप अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस का फोल्डर होता है जहाँ पे आपके पास डेटाबेस की माइग्रेशंस होती हैं। फैक्ट्रीज क्या होती हैं? ये आपके जो यूनिट टेस्ट होता है उसके लिए जो आप फैक्ट्रीज बनाते हैं, स्टब्स बनाते हैं या फिक्सचर्स बनाते हैं, ठीक है। इसको अगेन हम यूनिट टेस्ट के ऊपर हम डिटेल में बाद में हम किसी और टाइम पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्रीज का मकसद ये होता है अगर आपने यूनिट टेस्ट लिखने होते हैं और आपने अपने फिक्सचर्स बनाने हो अपने डेटाबेस टेबल्स के, तो आप यहाँ पे उसको बनाते हैं। माइग्रेशंस में लारावाल में एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है माइग्रेशंस का। माइग्रेशंस जो है वो एक कोर पार्ट है लारावाल का, और आपको कभी डेटाबेस में मैनुअली जाके कोई टेबल या कॉलम वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता। आप माइग्रेशंस लिखते हैं, और अगर आपने शेयर करना होता है प्रोजेक्ट किसी और के साथ, ठीक है, तो वो उनको सिर्फ माइग्रेशन रन करनी पड़ती है, ना कि वो मैनुअल एसक्यूएल उनको आप डेटाबेस देते हैं और वो उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीड्स, अगर आपने कोई डेटा डालना हो, लेट सपोज आपने कोई टेबल बनाया हो और आपके पास कोई इंटरफेस ना हो उसमें डेटा डालने के लिए, और या आपको बाकी और जो आपकी एप्लीकेशन है आप वो इनिशियल डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप सीड्स के थ्रू आप डेटा जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं लारावाल के अंदर। इसके अलावा जो पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे आपका जो index.php की फाइल, जो मेन एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशन का, वो आपका यहाँ पे होता है, और ये यहाँ से आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो यहाँ से वो आपकी होके जाती है। इसके अलावा अगर आपने CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह रखनी हो, ठीक है, तो वो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर उसको रखते हैं। .htxs, इसकी अगर आप अपाची यूज़ करते हैं तो ज़रूरत है, और अगर आप अपाची यूज़ नहीं कर रहे हैं, nginx यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है। रिसोर्सेज जो है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर आपने व्यूज़, जो लारावाल का जो टेम्पलेट इंजन है ब्लेड, वो यूज़ करता है, उसके लिए व्यूज़ का फोल्डर बना हुआ है। अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी हो, रिएक्ट जेएस होगी, या फिर कोई और व्यू जेएस या कोई और लाइब्रेरी, या आप खुद से लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो आप जेएस के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। सास जो है, अगर CSS आपको आती हो तो सास इज अ सुपर सेट ऑफ CSS,
जिसमें आप वेरिएबल्स वगैरह और मिक्सेंस वगैरह लिख सकते हैं, जो कि आप रीयूज़ कर सकते हैं बेसिकली। राउट्स, ये हमारा टॉपिक भी है और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। और राउट्स जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो राउट्स हैं वो जनरेट करता है यहाँ पे राउट्स के फोल्डर के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ राउट्स फोल्डर को ही के अंदर ही आपने राउट रख सकते हैं। अगर आपको कोई पैकेज है या मॉड्यूल है जो आप बनाना चाह रहे हैं तो आप राउट जो है वहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन लारावाल को फिर आपको बताना पड़ता है कि राउट को वहाँ से लोड करना है। स्टोरेज जो है वो बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन की लॉग्स होती हैं, कैशे होती है, और भी कोई चीज़ कन्फिग्रेशन वगैरह इस तरह कोई चीज़ें, कन्फिग्रेशन तो नहीं लेकिन कैशे और लॉग्स इसेंशली जो होती हैं वो आप यहाँ पे स्टोरेज के अंदर रखते हैं। लारावाल बेसिकली आपको वो जनरेट करता है। टेस्ट अगेन ये जब हम यूनिट टेस्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, तो हम इसी फोल्डर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सारे टेस्ट को इंक्लूड करेंगे। आर्टिजन जो है ये मेन फाइल है। अगर आपने कमांड लाइन से यूज़ करना हो लारावाल को, जो कि हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो आप आर्टिजन की कमांड PHP आर्टिजन की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो अगर आप टाइप करते तो आपको वो हेल्प भी दे देगा कि कौन कौन सी कमांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। बाकी जो कन्फिग्रेशन फाइल हैं composer.json, यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज लारावाल को चाहिए होती हैं, ये उसकी मेन डिपेंडेंसीज हैं। वो लारावाल एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास PHP 7.2 से अप वर्जन आपके पास हो, ठीक है। वो इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट डिपेंड करता है लारावाल फ्रेमवर्क के ऊपर, टिंकर के ऊपर, ठीक है। कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आपने कुछ और कॉन्फ़िगर करना हो, ठीक है, तो आप उसको यहाँ composer.json के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब जरा अपनी एक जी चीज बोल। और भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो एनवायरमेंटल फाइल है दैट इज .env, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बेस पे बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की जो डेटाबेस के कनेक्शंस हैं, अदर सेटिंग्स हैं, वो मतलब सेट हुई होती हैं और वो एनवायरमेंटल चेंज होता है, मतलब आप लोकल पे आपकी सेटिंग डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट फाइल है .env वाली। जी जी बिल्कुल। तो ये गुल की बात सही है। .env जो फाइल होती है वो जो आपके एप्लीकेशन की जो कन्फिग्रेशन फाइल यू कह लें कि आपका डेटाबेस की जो कनेक्शन है, एप्लीकेशन डीबग मोड में चलानी है या एक्सक्यूज मी या प्रोडक्शन मोड में चलानी है, आपने कैशिंग की कन्फिग्रेशन देनी हो, प्रोवाइड करनी हो, लॉग चैनल बताने हो, ठीक है, तो वो आप .env फाइल के अंदर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब .env भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए या मुख्तलिफ उसके लिए स्टेजेस के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तो .env आप लोकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, .env.local पे, .env.testing टेस्टिंग के लिए, और अगर आप .env.staging के लिए, ठीक है, और .env.production अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक अलग उसको रख सकते हैं। गुल, इसके अलावा कोई और चीज़ तो मैं मिस नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे ख्याल में, या हम उसको फिर बाद में हम डिटेल में बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से भी ठीक है, काफी और भी डिटेल्स हैं लेकिन वो ज्यादा टॉपिक से हट जाएंगे। हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन आपने बहुत अच्छा कर दिया। नेक्स्ट जो है हम राउटिंग की तरफ भी चलते हैं। तो चलें बढ़ते हैं हम राउटिंग की तरफ। सबसे पहले मेरे ख्याल में एप्लीकेशन में स्टार्ट कर लेता हूँ। चूँकि हमारे पास अभी यहाँ पे Nginx और अपाची कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, तो PHP एक इंटरनल बेसिक आपको HTTP सर्वर प्रोवाइड करता है। इसको प्रोडक्शन में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, और वो भी बेसिक डेवलपमेंट के लिए। अगर आप अभी लर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूज़ कर सकते हैं इस सर्वर को। लेकिन प्रोडक्शन में हमेशा आपने अपाची या Nginx सर्वर जो है वो आपने यूज़ करने हैं। तो अगर आपने स्टार्ट करना हो लारावाल को या अपनी एप्लीकेशन को, तो आप टाइप करेंगे PHP आर्टिजन सर्व, ठीक। और जब आप ये टाइप करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई किस पोर्ट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है।
अब अगर आप देखें तो वो आपको बता रहा है कि 127.0.1.:8000। तो यहाँ पे आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो इस पोर्ट के ऊपर रन हो रही है। इसका मतलब ये लोकल होस्ट है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा HTTP 127.0.0.1:8000, तो यहाँ पे चूंकि अभी हमने राउट डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 404 नॉट फाउंड आ रहा है। बहरहाल मैंने इसको अगर डिफ़ॉल्ट लारावाल की अगर आप देखते हैं तो अब मुझे याद नहीं आ रही, कोड मेरे ख्याल में मैं मॉडिफाई कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल अगर आप डिफ़ॉल्ट लारावाल खोलते हैं तो आपको जो है वो लारावाल की वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं ये स्लैश इंक्लूड करता हूँ, चूँकि हम राउट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये देखें वो स्लैश जो है वो ब्राउज़र वो हटा देता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका होम राउट है या होम पाथ है बेसिकली। जो आप स्लैश को अभी हमने हैंडल करना है, अगर हम स्लैश को हैंडल करना चाहते हैं तो मैं क्या करना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं राउट का फसाद यूज़ करूँगा, ठीक है, web.php के अंदर। अब फसाद क्या चीज़ है, अगेन ये हम बेसिक में बता देता हूँ, लेकिन डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। फसाद बेसिकली एक एक क्लास, प्रॉक्सी कॉल है जी हाँ जिसको बिल्कुल, अभी एक प्रॉक्सी कॉल है जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, और आप उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी ओपिनियटेड चीज़ है, लेकिन हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि राउट गेट हेलो वर्ल्ड, राउट गेट से मुराद ये है कि भाई ये जो HTTP का गेट मेथड, अब HTTP के अंदर काफ़ी सारे, अगर आप लारावाल कोई किसी भी वेब एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको HTTP के बेसिक मेथड्स का पता होना चाहिए। ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे गेट, पोस्ट और पुट और डिलीट, ये 4 मेथड्स आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम अभी इनिशियली सिर्फ गेट और पोस्ट को ही यूज़ करेंगे, बाकियों के बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। तो ये गेट से मुराद ये है कि HTTP गेट का मेथड, पहला पैरामीटर जो गेट का फंक्शन लेता है वो है राउट का नाम, कि भाई अगर मैं स्लैश लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे जो है ना ये फंक्शन, ये क्लोजर एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब क्लोजर अगेन एक एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, लेकिन आप यहाँ से एक व्यू, एक ब्लेड का व्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर इसको मैं सेव करूं और यहाँ मैं वापस आता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि अबाउट अस, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे जो है वो राउट गेट और स्लैश अबाउट अस, इसके ऊपर मुझे रिटर्न कर दो एक और स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको ये होम है, सॉरी, और अगर मैं अबाउट अस, जो मैंने राउट का नाम लिखा था वहाँ पे, तो यहाँ पे वो अबाउट अस रिटर्न कर देगा, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसको कोई व्यू वो देता हूँ, मेरे ख्याल में व्यू जो है वो वेलकम के नाम से है लारावाल के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट, अगर मैं वो रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली वो जो होम पेज है, जब आप डिफ़ॉल्ट लारावाल की एप्लीकेशन, लारावाल न्यू और आगे एप्लीकेशन का नाम देते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका लारावाल ये पेज आपको जनरेट करके देता है। बहरहाल हम मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, ये व्यू कहाँ पे पड़े होते हैं? मुझे इसका नहीं आइडिया है कि ये व्यू कौन सी डायरेक्टरी में और किस जगह पे पड़े होते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन के अपने व्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ का फोल्डर होता है, यहाँ पे आप उसको रखते हैं। लेकिन अगेन राउट की तरह आप व्यूज़ कहीं भी रख सकते हैं, और लेकिन आपको फिर लारावाल को बताना पड़ता है कि जो व्यूज़ मेरे कहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिसोर्सेज और व्यूज़ से वो एक्सपेक्ट करता है और वहाँ से वो उठाता है, राइट, ठीक। चले, तो ये तो हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ वापस बढ़ते हैं और हम जाते हैं राउटिंग की तरफ। तो बेसिक राउटिंग तो हमने कर ली, क्लोजर बेस।
अब डिफ़ॉल्ट जो राउट फाइल्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं वो आपके रूट के ऊपर राउट्स का फोल्डर होता है, वहाँ पे web.php api.php अगर आप कोई API बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस है, अगर आप HTML रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, API में नॉर्मली आप कोई XML या JSON रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको HTML जो है वो कंटेंट टाइप की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आप वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट और होती है, उसके मिडलवेयर उसके ऊपर और लगे होते हैं, वो हम बाद में हम बात करेंगे जब हम API पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ HTML की बात करेंगे, तो हम फोकस करेंगे web.php फाइल के ऊपर। तो हमने जितने भी अपने राउट रखे हैं अभी वो web.php के अंदर हम रख रहे हैं। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा पढ़ लें इसको, ऑल Laravel routes are defined in your route files which are located in routes directory. These files are automatically loaded by framework. The route/web.php file defines route that are for the your web interface. और इसी तरह अगर आप route/api.php, ठीक है, तो आप मिडलवेयर ग्रुप उसका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बार हम इस API के लिए हम वापस इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इसके अलावा हमने बात तो कर ली क्लोजर की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर के ऊपर। अब यहाँ पे ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि भाई मैंने कोई बेसिक काम करना हो, कोई व्यू रिटर्न करना हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ से उसको राउट बना दिया और मुझे कुछ और नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, और मेरा काम यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर आपने कोई कम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी हो, मिसाल के तौर पे आपने कोई ब्लॉग बनाना हो और आप उस ब्लॉग के अंदर आपने सारे ब्लॉग्स या पोस्ट जो हैं वो डिस्प्ले करने हो, तो वहाँ पे आपको मॉडल की ज़रूरत होती है। आपने मॉडल्स के थ्रू वो डेटा है वो पोस्ट लेके आने होते हैं, और फिर उसके अंदर उसको वो व्यू को आपने वो डेटा पास करना होता है, ठीक है, और आपने फिर वो व्यू आपको वो रिटर्न कर देता है। तो वो जो लॉजिक है जो मॉडल को व्यू के साथ कनेक्ट करने वाला जो कंट्रोलर का काम होता है, अगर आप MVC का आर्किटेक्चर अगर आपको आइडिया हो, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उसमें कंट्रोलर का जो रोल होता है वो मॉडल को और व्यू को कनेक्ट करने का होता है। तो ये काम अगर आप क्लोजर में भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी लॉजिक कम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको ये क्लीन कोड लिखना हम आपको बताएंगे कि क्लीन कोड आप कैसे लिखते हैं। तो क्लोजर में आप कम्प्लेक्स लॉजिक आपको नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोड को मेंटेन करना होगा तो उसको मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल होगा आपके लिए। तो इसलिए अगर आप इसको देखते हैं, वापस जाते हैं अबाउट अस की तरफ, ठीक है, मैं इस अपने जो भी मैंने नया रोड बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब अबाउट अस कंट्रोलर मैंने चूंकि ऑलरेडी ये कंट्रोलर बनाया हुआ था, ठीक है, मैं उसको भी फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको कमांड लाइन से बताऊँ कि कंट्रोलर्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर जिस तरह मैंने आर्टिजन की बात की थी पहले, PHP आर्टिजन, ठीक है, मेक कंट्रोलर, अगर मैं आर्टिजन की पहले मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये एरर आ गया मुझे, क्योंकि कंट्रोलर वो एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन वो है नहीं। तो PHP आर्टिजन, तो यहाँ पे अगर आपको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं PHP आर्टिजन और मेक। अगर आपने कोई कंट्रोलर बनाना हो, मॉडल बनाना हो, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस कमांड को यूज़ करेंगे, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, ठीक है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और अबाउट अस कंट्रोलर। अच्छा, ये इसने कहा कि कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएटेड। जब आप ये कमांड यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपका जो ऐप फोल्डर होता है वहां पे आपका कंट्रोलर ये क्रिएट कर देता है, जैसे कि ये इसने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब अगर ये मैंने लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे अबाउट अस को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो
ये देखें वो मुझे इनवैलिड राउट दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी उसको एक्शन का बताया ही नहीं कि भाई एक्शन जो है इसका कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्शन जो है मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक। अच्छा, अब जब मैंने उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक, एक मैजिक मेथड है, ठीक है, अगर मैंने दे दिया तो उसको फौरन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो उसको ये यहाँ पे वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक को वो कॉल कर लेता है। यहाँ पे इन्होंने शायद दिया हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक, मेरे ख्याल में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके ऊपर अबाउट इसके ऊपर मैं अगर आप कोई मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, इंडेक्स लेट्स सपोज एक्शन आप बनाते हैं, जिसको मैं नाम दे दूंगा इंडेक्स। ठीक है, राउट मेरा सेम होगा, ठीक है, और मेरी आउटपुट भी सेम होगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कंट्रोलर वाला राउट। और कंट्रोलर वाला राउट जो है हमें कम्प्लेक्स लॉजिक के लिए हमेशा कंट्रोलर को ही यूज करना चाहिए, ना कि क्लोजर वाला राउट। ठीक, अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा मजीद, ये आप देखें जिस तरह हमने अवेलेबल राउट मेथड्स गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट ऑप्शंस, ये सारे वो मेथड्स हैं जो कि HTTP को रिप्रेजेंट करते हैं। HTTP 1.1 के वर्ब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उनकी स्पेसिफिकेशन देखें HTTP 1.1 की, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, बास टाइम आपने जो है वो गेट के लिए और पोस्ट के लिए आप चाहते हैं कि सेम जो है ना वो मेथड यूज करें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यही मेथड जो भी मैंने लिखा है, अगर मैं गेट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सेम राउट के लिए मैं पोस्ट मेथड यूज करूंगा, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा, वो मुझे एरर दे देगा। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे मैच की, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर हम मैच को ट्राई करें, ठीक है, और कहें कि स्लैश हम एग्जाम्पल के नाम से कोई राउट बना देते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ रिटर्न मैच, ठीक है, तो मैं राउट जो है ना, मैंने एग्जाम्पल का राउट बनाया, चूंकि तो मैं राउट चेंज कर दूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल गेट पोस्ट मैच, यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें तो मैच जो है वो इसमें से जो अरे में आप प्रोवाइड करते हैं कोई भी राउट, तो वो आपको सॉरी कोई भी HTTP मेथड, तो कोई भी HTTP वर्ब जो है इसके इसमें गेट पोस्ट डिलीट, ठीक है, तो वो आपको मैच करके देगा। अगर मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, ठीक है, तो आपको नजर आएगा। बास टाइम ऐसा होता है कि आपका जो राउट है वो चल नहीं पाता है, ठीक है, तो वो लारावाल क्योंकि वो कैश कर लेता है उस राउट को। तो यहाँ पे अगर आप PHP आर्टिजन देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ कमांड नज़र आएगी PHP ये जो आर्टिजन राउट कॉलन क्लियर की, तो ये देखें रिमूव द राउट कैश फाइल, तो ये बास टाइम आपको चलाना पड़ती है ताकि आपके जो राउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब अगर जब मैंने राउट को बंद कर दिया, ठीक है, तो अब वो चल गया है, सॉरी जब मैंने राउट की कैशे क्लियर कर ली, तो ये तो हो गया मैच। मैच से मुराद अगेन यही है कि कोई भी आप वर्ब लिखते हैं HTTP का, इस अरे में उसको मिलेगा, तो वो ये हो गया मैच। अब एनी अगर आपने कोई भी मेथड वो करना हो के लिए रिक्वेस्ट सर्व करनी हो, तो आप एनी यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ एनी राउट, ठीक है।
एनी राउट, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं आता हूँ एनी राउट, तो ये मुझे एनी राउट नज़र आएगा। इसी तरह रीडायरेक्ट राउट्स, अभी हमने क्लोजर राउट्स की बात की, फिर कंट्रोलर राउट्स की बात की, फिर हमने HTTP वर्ब्स की बात की। अगर आप एक राउट को मल्टीपल HTTP वर्ब्स के ऊपर आप उसको सर्व करना चाहते हैं, आप उसको कैसे कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई भी HTTP वर्ब को यूज़ करके उस के लिए उस राउट को के थ्रू रिक्वेस्ट सर्व करना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या तरीका है। अब अगर दूसरी बात यह है कि अगर अब हमने रीडायरेक्ट करना हो एक राउट से, लेट्स सपोज आपके पास एक अबाउट अस का पेज था इनिशियली, ठीक है, और अब आप चाहते हैं आपका एक नया पेज, आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि अब आपने aboutus.html के ऊपर उसको रीडायरेक्ट करना है। और फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को बनाए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो गूगल में या आपने कहीं और पे जो कहीं पे भी जो आपने लिंक दिए होंगे वो /aboutus के साथ होंगे। तो जब आप राउट को अपडेट करेंगे, ठीक है, तो वो /aboutus जो है वो तो नहीं होगा अगर आप aboutus.html में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो बेहतर यही है कि हम उसके लिए एक रीडायरेक्ट क्रिएट कर लें। तो रीडायरेक्ट का जो मेथड है राउट का, वो आपको ये काम आसान कर देता है। तो अब अगर यहाँ पे मैं राउट रीडायरेक्ट, ठीक है, अगर आप देखें तो ये 2 पैरामीटर्स लेता है, ये रिक्वेस्ट पाथ है और ये टारगेट पाथ है, ठीक है। तो अब मैं उसे कहता हूँ कि यार मैंने अबाउट अस जो है मुझे नहीं चाहिए, मुझे /aboutus.html चाहिए। और ऊपर जो मैं राउट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, aboutus.html उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब चूंकि aboutus.html मेरे पास, सॉरी aboutus मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रीडायरेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, तो ये अगर कोई aboutus के ऊपर आएगा, बल्कि मैं पहले इसको शो कर देता हूँ और उसके बाद मैं कमेंट करके फिर उसके बाद हम देखते हैं इसको। अब अगर मैं aboutus लिखूँगा या आपने कहीं से भी क्लिक किया तो वो 404 पेज आएगा, क्योंकि वो जो राउट है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अब अगर मैं उसको रीडायरेक्ट करता हूँ कि भाई अगर मेरे पास aboutus आए तो उसको aboutus.html पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो अब अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनली रीडायरेक्ट हो गया aboutus.html के ऊपर। तो इससे आपका पेज जो है वो वेबसाइट आपकी ब्रेक नहीं होगी। तो रीडायरेक्ट आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके भी 2 तरीके हैं रीडायरेक्ट करने के लिए। जो स्टेटस कोड है 302 बास टाइम जो टेम्परेरी रीडायरेक्ट के लिए यूज होता है, 302 जो है, और अगर आपने परमानेंट रीडायरेक्ट करना हो, उससे मुराद ये है कि भाई आपने पहले aboutus लिखा था, अब आपने माइंड चेंज कर लिया और परमानेंटली आपने सोचा कि aboutus.html ही होना चाहिए। तो उसके लिए जो स्टेटस कोड है वो आप एज अ थर्ड आर्गुमेंट उसको दे सकते हैं। और अगर हम टर्मिनल में जाएं तो शायद हमें यहाँ से अंदाज़ा भी हो जाए। अब अगर मैं aboutus करूँगा, ठीक है, तो बहरहाल आपको यहाँ पे लॉग नज़र नहीं आएगी, लेकिन अब ये 301 स्टेटस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। बहरहाल अगर आप नेटवर्क टैब में जाते हैं या मैं अगर इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ, यहाँ पे अगर आप नेटवर्क टैब में देखें तो आपको नज़र आ जाएगा स्टेटस। मैं डॉक को ही करता हूँ। सॉरी, ये जो स्टेटस है ये आपको सर्वर साइड पे नज़र आएगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि सर्वर पे डिसाइड हो रहा होता है कि आपको रीडायरेक्ट करना है कि नहीं करना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इसको मैं बंद कर दूं। ये तो हो गया रीडायरेक्ट। अब जो अगली चीज़ है वो है व्यू राउट्स।
अच्छा, बास टाइम आपको स्टैटिक वेब पेजेस चाहिए होते हैं, तो अगर या फिर कम्प्लेक्स व्यूज भी हो सकते हैं आपके। गुल, आगे बढ़ने से पहले आपका कोई और वो है, आप कोई ऐड करना चाहेंगे? कोई चीज़ हम मिस तो नहीं कर रहे इसके अंदर? हम्म, मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन वो आपने जो है जो कंट्रोलर की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी उसमें थोड़ी सी डिटेल कम थी। कि हम्म। आप वहां से एटलीस्ट इतना बता सकते हैं कि भाई कंट्रोलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शंस भी होती हैं, आल्दो वो आगे भी टॉपिक में आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का लारावाल का मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यूज़ करना है मतलब। सही। और इसके अलावा आपने असल में एक दो चीज़ें ये की हैं कि आपने मतलब जो यूआरएल्स बनाए हैं जैसे अबाउट अस, तो आप ये भी कैसे बता सकते हैं कि इनको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे जो मतलब अबाउट अस स्लैश आगे मतलब कोई भी वैल्यूज या उसका पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें कम था ठीक, लेकिन वो मेरे ख्याल मेरे से ख्याल वो में वो आगे जाके कम आगे होना आएगा, चाहिए। जो राउट जी पैरामीटर्स हैं, वो जी जी इसके बाद आएगा। जी जी पहले अब हम व्यूज़ को जी डिस्कस कर लेते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलते हैं ठीक ताकि हम एक फ्लो बना सकें। लेकिन डिपेंडेंसी ठीक इंजेक्शन ठीक। आपने बड़ा बड़ा अच्छी बात की, बहुत काफ़ी अच्छी बात की है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो एक सेल्फ, मेरे ख्याल में उसके लिए पूरा एक एपिसोड चाहिए जिसको हम डिटेल में हमें डिस्कस करना चाहिए। पहले तो हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, और फिर जब हम यूज़ करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि किन किन सिनारियोस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को आपको यूज़ करना चाहिए और उसका एक बेसिक मकसद क्या होता है। excuse me। अच्छा, एक मेथड मेरे ख्याल में ये डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है, बजाय इससे कि हम 301 एज अ थर्ड पैरामीटर पास करें, वो उन्होंने एक परमानेंट रीडायरेक्ट मेथड भी बनाया हुआ है, जो कि इंटरनली मेरे ख्याल में वो रीडायरेक्ट मेथड को ही 301 स्टेटस के साथ कॉल करता होगा। लेकिन एक हैंडी मेथड है, अगर आप इसको भी रीडायरेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम थे व्यू राउट्स के ऊपर। अब जिस तरह मैंने बात की कि व्यू राउट्स जो है, आपके पास जो है वो व्यू राउट्स, आपके पास अबाउट अस, कंटेक्ट अस, कोई भी पेज हो सकता है। ठीक है, अगर आपने व्यू रिटर्न करना हो, HTML रिटर्न करनी हो, तो आप इस तरह स्ट्रिंग तो रिटर्न नहीं करेंगे। तो लारावाल जो है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो यूज़ करता है ब्लेड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। तो ब्लेड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ब्लेड के ऊपर रिलाई करेंगे, आप और भी यूज़ कर सकते हैं। और हम आने वाले एपिसोड्स में ये हम आपको बताएंगे कि आप ब्लेड को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के साथ या फिर व्यू जेएस के साथ। यानी कि जो कि मेन आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है कि लोग सर्वर साइड पे रेंडर नहीं करते चीज़ें, वो क्लाइंट साइड पे रेंडर करते हैं। बहरहाल वो एक और टॉपिक है, उसके लिए अपना एक एपिसोड डेडिकेटेड चाहिए। तो आपने लेट्स सपोज स्टैटिक यूज़ करना हो राउट, ठीक है, वेलकम हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा उसको यूज़ करते हैं। राउट गेट वेलकम फंक्शन, और ये जो है आपका हो गया वेलकम। देखते हैं ये बेसिकली आपको क्या करेगा, बल्कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद हम यूज करते हैं। इफ यूर राउट ओनली नीड्स टू रिटर्न अ व्यू, यू मे यूज द व्यू मेथड like the redirect method. This method provides a simple shortcut so that you do not have to define a full route or controller. The view method accepts a URI as its first argument and a view name as its second argument. In addition, you may provide an array of data passed to the view as an optional third argument. अच्छा, मेरे ख्याल में गुल मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि मैं वो दोबारा HTTP गेट और पोस्ट की तरफ चला गया। लेकिन व्यू जो है वो एक शॉर्टकट है जो कि आपको वो प्रोवाइड करता है, जिस तरह रीडायरेक्ट है कि अगर आपने डायरेक्ट किसी राउट के ऊपर व्यू को सर्व करना हो तो उसके लिए आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो माय अपॉलॉजीज, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ और राउट व्यू
अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ये राउट का नाम है जो कि अभी हम दे रहे हैं किस राउट पे, और ये व्यू का नाम सेकंड आर्गुमेंट जिस तरह उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कहा है वेलकम। पहले हमें देख लेना चाहिए यहाँ पे हमने वेलकम तो कोई और राउट नहीं बना हुआ नहीं है। तो अब जब अगर वेलकम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें आपको वेलकम स्क्रीन नज़र आ गई। अगर आपने पैरामीटर्स पास करने हो तो उसके अंदर आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, जिस तरह नेम टेलर। अगर हम भी इसी तरह थर्ड आर्गुमेंट एज ए थर्ड आर्गुमेंट आप उसके अंदर व्यू को पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे चूंकि वो शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसके वो रेंडर नहीं हो रहा है। बहरहाल हम जब व्यू के ऊपर हम बात करेंगे ठीक है तो उसकी डिटेल में आपको ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं राउट पैरामीटर्स की तरफ। अच्छा, अब बास टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई पोस्ट लेट्स सपोज कोई रिकॉर्ड जो है वो एडिट करना हो, या फिर आपने क्यूरी स्ट्रिंग में कोई चीज़ जो है वो ऐड करनी हो, ठीक है, तो आप उसको या तो आप पोस्ट मेथड के थ्रू करें, लेकिन नॉर्मली जो आपका गेट मेथड होता है ठीक है वो यूज़ होता है अगर आपने कोई पोस्ट स्पेसिफिक लोड करनी हो, ब्लॉग लोड करना हो या प्रोडक्ट लोड करना हो, ठीक है, कोई कैटेगरी लोड करनी हो, तो आप हर एक के लिए तो फॉर्म नहीं बना सकते। तो गेट के अंदर जो है बेसिकली आपका यूआरएल के अंदर वो एक पैरामीटर आप पास करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें वो सॉरी इसका ताल्लुक क्यूरी स्ट्रिंग से नहीं है, क्यूरी स्ट्रिंग एक अलग चीज़ है, ये पाथ से रिलेटेड है इसका। तो sometimes you need to capture segments of the URI within your route. For example, you may need to capture a user's ID from the URL. You may do so by defining route parameters. अच्छा, यहाँ पे हम इन्होंने यूज़र की एग्जांपल दी है, ठीक है, तो हम यूज़र इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं और हम उसी के नाम से एक राउट बनाते हैं। तो राउट गेट यूज़र। अच्छा, अगर आप देखें तो उन्होंने जो राउट दिया हुआ है यूजर स्लैश सॉरी फंक्शन $id और रिटर्न $id। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र। अच्छा, ये मैंने यूज़र रिटर्न किया, ये मैंने जानबूझ के यूज़र रिटर्न किया था। उसकी वजह ये थी कि हम बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर, मतलब ये जो आईडी है यहाँ पे अगर आपने इसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है अब, ठीक है। अब इसको पास नहीं करेंगे तो लारावाल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपको 404 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये $id जो है ये ऑटो वायरिंग या ऑटोमेटिक बाइंडिंग लारावाल करता है। जब आप राउट में से कोई देते हैं पैरामीटर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो उस फंक्शन को या अगर आप कंट्रोलर एक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो पास कर देता है। यहाँ पे हम चूँकि हम PHP 7.4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि $id वो इंटीजर होगी, तो बेहतर ये कि हम उसको टाइप हिंट भी करें, ठीक है। तो टाइप हिंट हमें करना चाहिए उसको, और अगर यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 10, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा यूज़र 10। तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर। अगर आप इसको ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। और हाँ, मैंने गलत कर दिया ऑप्शनल के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, आप जो है ना वो उसके अंदर अगर आपने मल्टीपल राउट्स कर सॉरी पैरामीटर्स आपको चाहिए हो तो स्लैश आपने राउट स्लैश पैरामीटर, फिर जो राउट का सेगमेंट है, ठीक है, और फिर स्लैश उसका पैरामीटर। तो इस तरह आप मुख्तलिफ मल्टीपल राउट्स जो है वो पैरामीटर्स जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, राउट पैरामीटर्स आर ऑलवेज
इनकेस्ड विद इन दिस, जो आपकी ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रेसेस, एंड शुड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स एंड मे नॉट कंटेन अ डैश कैरेक्टर, यानी कि आपके पैरामीटर के अंदर डैश नहीं आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डैश कैरेक्टर यूज एन अंडरस्कोर। ठीक है, राउट पैरामीटर्स आर इंजेक्टेड इनटू राउट कॉलबैक callbacks controller based on their order, the names of the callback controller argument। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपने, बल्कि हम ट्राई कर लेते हैं पोस्ट को, ठीक है, ताकि आपको ऑर्डर का पता चल जाए। अब मैं राउट बनाता हूँ गेट, ठीक है, पोस्ट स्लैश कमेंट कॉमा फंक्शन। तो ऑर्डर के हिसाब से पोस्ट पहले आता है, तो डॉलर पोस्ट पहले आएगा, और कमेंट बाद में आता है तो कमेंट बाद में आएगा। अब ये हमें पता है कि ये भी पोस्ट भी इंटीजर आईडी है एक है, तो ये भी इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए हमें इसको टाइप हिंट करना हमें चाहिए। ये अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको लाइक अगर जो टाइप आपको एक्सपेक्टेड है वही टाइप आपको फंक्शन में देना चाहिए, ताकि आप अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से बच सके कोड के अंदर। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पोस्ट है उसको यहाँ पे जो आप पैरामीटर का नाम देते हैं उसको और इस वेरिएबल को एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर आप मैच नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में नहीं चलेगा, लेकिन ये कंफर्म करेंगे। अच्छा, अब अगर मैंने पोस्ट लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं पोस्ट 10, और मैं उससे आगे बल्कि इसमें आउटपुट भी दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि टर्न पोस्ट डॉलर पोस्ट कमेंट नंबर डॉलर कमेंट स्लैश कमेंट स्लैश 15। मेरे ख्याल में पोस्ट नहीं था, पोस्ट थी यार उसका नाम, पोस्ट जी। तो यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है पोस्ट 10 और कमेंट 15, ठीक है। जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल दिए हैं तो उसी ऑर्डर में आपने यहाँ पे पैरामीटर्स आपने यहाँ पास करने हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो सेम होने चाहिए उसको कंफर्म कर लेते हैं हम कि आया ये बात ठीक है नहीं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है वो बात। ये उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना कि नाम। अच्छा, ये हो गया आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। अब हम आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स की तरफ। जिस तरह मैंने पहले कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, मेरे ख्याल में उसकी तरतीब गलत थी। यहाँ पे मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, यूज़र को, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है occasionally you may need to specify a route parameter but make the presence of that route parameter optional. You may do so by placing a question mark after the parameter name. Make sure to give the routes corresponding variable a default value. अच्छा, अब अगर आपने ऑप्शनल पैरामीटर डिफाइन करना हो तो एंड में आप पैरामीटर के एक क्वेश्चन मार्क जो है वो अटैच कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जब आप फंक्शन में उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दें, क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपने वो हैंडल किया होगा कोड के अंदर। अगर आपने हैंडल नहीं किया होगा, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके कोड के अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप उसको हैंडल भी कर लें। तो यहाँ पे मैंने आईडी ये अब ऑप्शनल हो गई है, ठीक है। अब अगेन ये है इंटीजर और मैं उसे कहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो यूज़र मेरे पास 1 आना चाहिए। अब अगर मैं यूज़र ना भी दूँ, ठीक है, तो स्लैश यूज़र करूँगा तो मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने आईडी नहीं दी, अगर मैं उसको आईडी दूंगा तो मेरे पास वही आईडी आएगी। सॉरी, आईडी जिस तरह यहाँ पे 15। अच्छा, अगर आप ये तो हो गया बेसिक राउटिंग नेमिंग कन्वेंशंस। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रेंट्स।
अगर आपने कम्प्लेक्स राउटिंग करनी हो, कम्प्लेक्स सिनारियोज आपने हैंडल करने हो राउटिंग के अंदर, डायनामिक राउट्स आपने करने हो, ठीक है, तो लारावाल इस चीज़ में काफ़ी पावरफुल है और आपको वो आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू मुख्तलिफ राउट्स को आप वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर। बिहेवियर तो एक्शन वगैरह के ऊपर पड़ता है, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स वगैरह हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी पावरफुल इसके अंदर कंसेप्ट है इसके अंदर, राउटिंग के अंदर लारावाल के। अच्छा, you may constrain the format of your route parameter using the where method on a route instance. The where method accepts the name of the parameter and a regular expression defining how the parameter should be constrained. For example, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूजर नेम, ठीक है, अब आप उसको ये जो नेम पैरामीटर आपने दिया हुआ है, ये नेम, इसको आप कंस्ट्रेन कर सकते हैं कि भाई ये जो है, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन देख लें, पहला पैरामीटर उसका नाम जो पैरामीटर है और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के अंदर क्या होनी चाहिए, वो कह रहा है कि भाई A to Z या Z to E और आगे कोई भी कैरेक्टर उसके होना चाहिए। अगर आपने इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आनी चाहिए, लेकिन अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं। मैं एक राउट बनाता हूँ यूजर स्लैश नेम के नाम से, इसी को कॉपी करके मैं नेम, अब यहाँ पे मुझे पता है कि नेम जो है वो स्ट्रिंग होता है, तो मैं स्ट्रिंग उसको कर देता हूँ। डॉलर नेम। अच्छा, अब मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड करनी है उसके अंदर, वेयर पैरामीटर का नाम मैंने देना है नेम, और आगे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न देना है। तो वो कह रहा है कि A to Z, जो कि और A to Z मतलब स्मॉल और लार्ज कैरेक्टर्स आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये मुझे खुद भी फॉर्मेट थोड़ा सा भूल गया, ठीक है, A to Z और A to Z। अच्छा, अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, यूजर नेम स्लैश मैं गुल दे देता हूँ। अच्छा सॉरी, ये देखें मैंने पहले उसको, चूंकि मैंने अगेन आप कंपाइल टाइम जो है आप एरर्स को पकड़ सकते हैं इस तरह जब आप टाइप हिंटिंग करते हैं। तो चूंकि हमारे पास ऑलरेडी वो यूजर स्लैश आईडी के नाम से राउट पड़ा हुआ था, तो वो पहले उसने पिक कर लिया और वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक इंटीजर, यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो अब PHP कंप्लेन कर रही है कि यहाँ पे जो आर्गूमेंट है उसको इंटीजर होना चाहिए, ना कि स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम जाते हैं उस राउट को कमेंट कर लेते हैं क्योंकि फिलहाल हमें ये राउट नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यूजर नेम गुल। अब अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। देखिए अब वो मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर इसको मैं मैच करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं उसको 0 to 9 7 दे दूंगा कि भाई मुझे 0 to 9 भी उसके अंदर एक्सेप्ट कर दो। तो ये देखें वो अब वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वो उसने वाली राउट को आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पैरामीटर को कंट्रोल कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि वो अल्फा न्यूमेरिक अब एक्सेप्ट कर रहा है। नेम के लिए वो पहले सिर्फ अल्फा यानी कि अल्फाबेट्स एक्सेप्ट कर रहा था। अच्छा, अगेन ये अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका कोड चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, मेरे ख्याल में हम यहाँ पे इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और इसको हम पार्ट 1 का नाम दे देते हैं। पार्ट 2 में हम मज़ीद बात करेंगे राउट्स के ऊपर और कंटिन्यू करेंगे बल्कि राउट्स के ऊपर। इस एपिसोड का मकसद ये था आपको सिर्फ बेसिक राउटिंग से मुतारिफ करवाना, लेकिन
राउटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आपके ग्रुप राउटिंग है कि आप ग्रुप कैसे बना सकते हैं, नेम स्पेस राउटिंग जो है वो कैसे आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, मिडलवेयर कैसे असाइन कर सकते हैं, प्रीफिक्स कैसे कर सकते हैं, इम्प्लिसिट बाइंडिंग एक्सप्लिसिट बाइंडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सीरीज़ है राउटिंग की, ये 2-3 एपिसोड पे शायद मुश्तमिल हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हम आपसे भी लेते हैं इजाज़त, और इंशाल्लाह फिर हम आपको से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।